डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों की खेती किसानी में हो रही तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जानकारियों का विस्तार इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। आपकी समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के माध्यम से करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं लाइव अपने सवालों के साथ और आपकी समस्याओं का समाधान लाइव इस कार्यक्रम में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हेलो किसान में आज ऐसा कौन सा विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिससे जुड़कर आपने सवाल पूछ पाएंगे। नजर डालेंगे सबसे पहले आज के विषय पर, चारा प्रबंधन एवं साइलेज की तैयारी कैसे करें, पशुपालक भाई और किसान भाई कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय से जुड़े आपकी कोई भी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई संशय आपके मन में है, तो आप सीधा कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपके पास हमेशा की तरह 3 विकल्प होते हैं। जो पहला होता है नंबर, वो टोल फ्री नंबर का होता है, तो आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाई 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें जब आप फ़ोन करें, साथ ही आपके फ़ोन में एक पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए व्हाट्सएप का भी विकल्प है। आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लेते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं तो उसमें अपना नाम सवाल के साथ लिखना और जिस जगह से आप सवाल भेज रहे हैं उस जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल का भी इस्तेमाल कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और आपके कोई भी सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए, कोई मन में संशय है तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़िए अपने सवालों के साथ। आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर खेमचंद जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NIAP नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जो स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी, उत्तर प्रदेश से। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे ही हम करते हैं। और अगर हम बात करें सर्दियों में चारा प्रबंधन और साइलेज की तैयारी को लेकर, यह विषय कितना जटिल है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना चुनौती भरा है पशुपालकों के लिए? जी, एक क्रिटिकल क्वेश्चन किया है जी। जाड़े का समय है और साइलेज के बारे में किसान कैसे तैयार करें। देखिए, जो साइलेज है एक तरीके से संरक्षित चारा है। मतलब बड़े चारे को जब ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो उसको हम हवा रहित समय में छोटे छोटे कुट्टियों के रूप में काट करके और दबा करके भर लेते हैं। जितना दबाते हैं कि उसमें किसी भी तरह का जरा हवा न रहे और ये अनारोबिक मतलब वायु रहित समय में इसमें किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। जैसे अचार बनता है जी। अचार को भी हम जैसे वायु रहित दशा में तैयार करते हैं और जब फल की उपलब्धता नहीं रहती है तो अचार खा लेते हैं। बस उसी सिद्धांत पे ये साइलेज बना हुआ है। जाड़े में देखिए साइलेज की कमी मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। क्योंकि नवंबर में जब बरसीम बो दिया जाता है, जई बो दिया जाता है तो मार्च तक बहुत ज्यादा मिलता है। तो हमको अक्टूबर से दिसंबर तक, और फिर अगर गर्मी की बात करें तो अप्रैल से जून तक, ये जो 3-4 महीने 2 बार आ रहे हैं, इसमें चारे की, हरे चारे की बहुत कमी रहती है। और जो साइलेज है वो हरा चारा ही है, संरक्षित रूप में है और संरक्षित रूप में चूंकि ये किण्वन के द्वारा तैयार रहता है तो पशु को ज्यादा सुपाच्य हो जाता है और पौष्टिकता भी जितना हरा चारा में रहता है उतना बना रहता है।
अब बात आई, जैसे भी जाड़े का समय है, बरसियों की बुआई चल रही है, इस समय चारे की बहुत कमी है तो जो किसान हमारे बरसात में बहुत ज्यादा हरा चारा उत्पन्न हो जाता है, तो जो ज्यादा हरा चारा है उसको छोटे छोटे कुट्टी 2 से 3 सेंटीमीटर की कुट्टी काट करके गड्ढे में इतना दबा के भरे हैं कि उसमें कोई हवा न रहे और उसमें वायु रहित अवस्था में किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा, जिससे उसमें लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है वो अम्लता को बढ़ाता है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो लैक्टिक एसिड होता है, जो दही में जिस तरह से खट्टापन आता है उसी तरह से हल्का सा खट्टापन आ जाता है। तो इस तरह के तैयार करके जो हरा चारा तैयार होता है वायु रहित दशा में गड्ढे में और फर्मेंटेशन के द्वारा उसे साइलेज करते हैं। और रही बात जाड़े में, तो किसान भाई जान ले कि जाड़े में साइलेज को खिलाना पशुधन के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। जाड़े में खिलाने से पशुधन के तो उसकी जो खिलाने के लिए जो पशुधन को जो खिलाते हैं उसमें जो उपलब्ध पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में जितना हरा चारा में रहता है उतना ही होता है। फर्मेंटेशन हुआ रहता है, इससे उसका जो पाचन है वो और बढ़िया होता है। तो जो पशु का स्वास्थ्य है, दूध उत्पादन है, वो बहुत ही अच्छा होता है। जी, तो साइलेज और हरे चारे की ये मुख्य भूमिका रहती है। किसान और पशुपालक भाई जितना सर्दियों में साइलेज का प्रयोग करें उतना बेहतर आप पाचन शक्ति को बेहतर कर पाएंगे अपने पशुधन का, ऐसा डॉक्टर सुनील कुमार जी का कहना है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन रुक करते हैं पहले डॉक्टर खेमचंद जी का। डॉक्टर खेमचंद जी, जैसे मैंने कहा कि कितना जटिल, कितना मुख्य और कितना चुनौतीपूर्ण ये भरा विषय है। अगर हरा चारा और साइलेज की व्यवस्था ना हो तो पशुपालकों को क्या समस्या हो सकती है? चारे के लिए क्या सिर्फ हम हरे चारे पे या साइलेज पे ही निर्भर रहें या फिर और भी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जैसे सुनील जी ने बताया, जो हरा चारा है वो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो एक बैलेंस, हम जो डाइट की बात करते हैं, ज़्यादातर क्या है कि हमारे देश में जो चारा का जो क्षेत्रफल है वो 4 से 5% ही जो कुल हमारा जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं जो क्षेत्रफल है इतना स्थिर है। काफ़ी सालों से हम आंकड़ों को देखते आए हैं, उसे बढ़ नहीं रहा। उसका कारण ये है कि हमारे देश में लगभग 86% किसान जो है वो छोटे और सीमांत किसान हैं। तो उनकी मुख्य ये रहता है कि उसमें कुछ धान वाली फसलें, जो अनाज वाली फसलें या दाल वाली फसलें या तेल वाली फसलें लेना चाहते हैं जी। बहुत ही कम एरिया ऐसा बचता है जिसके अंदर वो हरे चारा उगा सके। उसमें बहुत सीमांत किसान, जैसे 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ज़मीन का आकार, जोत का आकार बहुत छोटा होता है, तब हम ये कहते हैं कि जब आपका ज़्यादा जिस समय चारा उत्पादन होता है, जैसे बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, जैसे अभी सुनील कुमार जी ने बताया कि गर्मी के मौसम में और जब आपका शुरू के अक्टूबर नवंबर के महीने में चारे की, हरे चारे की कमी होती है, उस समय साइलेज एक जो है उसके कम्प्लीमेंट या पूरक का काम कर सकता है, जिससे कि क्योंकि पशुओं में अगर आप हरा चारा उसको नहीं खिलाएंगे तो उसका जो प्रजनन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी कम, बांझपन आ जाता है उसके अंदर। बैलेंस डाइट, जैसे आप मनुष्य के अंदर भी देखिए, मनुष्य और पशु में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वजन का फर्क है कि हम लोग, हमारी डाइट में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट खाइए। पशुओं को भी वही बोला जाता है कि हरा चारा, सूखा चारा ज़्यादा है तो हम उसको बैलेंस में सूखा चारा भी डालते हैं जिससे कि उसका पेट भर जाए। दाने की बात करते हैं, खनिज लवणों की बात करते हैं। ये सब जब एक बैलेंस रूप में खिलाएंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और दूध उसका गिरेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, गर्मियों में देखा हमने कई बार, जाड़ों में कई बार कि दूध उत्पादन गिर जाता है, उसका कम हो जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो हरे चारे का बहुत महत्व है, खास करके जो दूध वाले जानवर हैं उनके लिए। और पूरे साल हरा चारा मिलते रहे, इसलिए हम साइलेज की बात करते हैं। जब इसकी कमी होती है तो उसमें उसको हम साइलेज में कन्वर्ट करके, और ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने, सुनील कुमार जी ने बताया, गड्ढों में हम लोग हरे चारे को कुतर करके, और जो उसमें नमी का ध्यान रखना चाहिए, 65 से 70% नमी होनी चाहिए। ज़्यादा नमी या कम नमी में वो हमारा तैयार नहीं होगा, चारा जो साइलेज खराब हो जाएगा। आजकल बहुत सारे कॉमर्शियल लेवल पर हरा चारा पशुओं के लिए पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत होता है। ऐसे में चारा प्रबंधन काफी जरूरी है। क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन के कारण अतिरिक्त चारा वाले क्षेत्रों में फसल के अवशेष की बर्बादी होने की आशंका रहती है।
जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखे चारे की बारहमासी कमी रहती है। क्षेत्रीय असंतुलन और कमी के कारण न केवल पशुओं की उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि सूखे चारे द्वारा ज्यादा स्थान घेरने की वजह से फसल के अवशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर भी काफी खर्चा होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा फसल के अवशेष को विभिन्न रूप जैसे कि ब्लॉक, गोली आदि में संवर्धन और सघनीकरण करने के लिए विभिन्न तरीकों और मशीनरी को तैयार किया गया है, जो उनकी पोषक गुणवत्ता और घनत्व को बेहतर बनाता है। चारा प्रबंधन, संवर्धन और सघनीकरण की मशीनें न केवल पशुओं के लिए अतिरिक्त चारा उपलब्ध कराती हैं, बल्कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में भी मदद करती हैं। वहीं साइलेज की बात की जाए तो हरा चारा, जिसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, हवा की अनुपस्थिति में जब किसी गड्ढे में दबाया जाता है तो किण्वन की क्रिया से वो चारा कुछ समय बाद एक अचार की तरह बन जाता है, जिसे साइलेज कहते हैं। हरे चारे की कमी होने पर साइलेज का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। चारे की फसलें जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, जई और घास जैसे गिनी, सूडान और नेपियर आदि फसलें साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। साइलेज बनाने के लिए चारे की फसलों को फूलने से लेकर दानों के दूधिया होने तक की अवस्था में काट लेना चाहिए। साइलेज बनाते समय चारे में नमी की मात्रा 65% होनी चाहिए। साइलेज जिन गड्ढों में बनाया जाता है उन्हें साइलो पिट्स कहते हैं। साइलो कई तरह के होते हैं, जैसे बंकर साइलो, गड्ढा साइलो, नाली साइलो और टावर साइलो आदि। लेकिन आमतौर पर किसान गड्ढा साइलो का उपयोग ही करते हैं। साइलेज बनाने के लिए जिस भी हरे चारे का उपयोग करना हो, उसे उपयुक्त अवस्था में खेत से काटकर 2 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कुट्टी बना लेना चाहिए, जिससे से ज्यादा चारा साइलो पिट में दबाकर भरा जा सके। कुट्टी किया हुआ चारा दबा कर रखा जाता है, उसके बीच हवा न रहे। फिर इसके ऊपर पॉलीथीन की शीट बिछाकर ऊपर से 18-20 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बिछा दी जाती है। इस परत को गोबर व चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता है। दरारें पड़ जाने पर उन्हें मिट्टी से बंद करते रहना चाहिए, जिससे हवा व पानी गड्ढे में घुस न सकें। लगभग 45 से 60 दिनों में साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। तो कुछ मुख्य बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने का प्रयास किया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया डॉक्टर खेमचंद जी ने बताई, आपने बताया और रिपोर्ट में हमने देखा कि पन्नी में पैक करके गड्ढों में दबाया जाता है, उसमें गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या और कोई मुख्य सिद्धांत है जिसको साइलेज बनाते समय बहुत बारीक से ध्यान में रखना चाहिए? दूसरी बात, कितना समय उचित है उस गड्ढे में दबाने के लिए एक बेहतर साइलेज के बनने के लिए? यानी कोई पशुपालक भाई साइलेज का इस्तेमाल कर रहा है तो कितना समय पुराना साइलेज होना चाहिए जो बेहतर रहेगा, और कितने समय तक वो दबा होना चाहिए जिससे कि वो आगे चल के नुकसान भी ना करे? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछा है जी। साइलेज के बनाने के लिए जिस चारा फसल का चयन करते हैं उसमें मुख्य रूप से घुलनशील शर्करा कितना प्रतिशत है, जिसको सॉल्युबल शुगर कहते हैं, उसका कितना प्रतिशत है, वो सबसे बड़ा मुख्य रोल अदा करता है, जो कि 6 से लेके 8% तक होना चाहिए। और उसमें क्रूड प्रोटीन, कच्चा प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए और रेशा कम होना चाहिए। इसके लिए और नमी जो है वो 65 से 75% होना चाहिए, या दूसरे अर्थ में कहें तो 30 से 40% उसमें शुष्क पदार्थ होना चाहिए। इन 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साइलेज बनाने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे घुलनशील शर्करा का या कम प्रोटीन होने का। तो इस जो सीरियल फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, घास में आ जाइए तो नेपियर है, गिन्नी घास है, ये सब, जई, अगर चारा फसलों की बात करें तो जई है, ये सब फसलें साइलेज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिनका एक ही फसल से साइलेज बनाया जा सकता है। जैसे मक्का की बात करें
तो मक्का को 50% जब फूल आने लगे या उसके भुट्टे को तोड़ के देखिए उसमें थोड़ा दूध बनने लगे जी। या नीचे से 3-4 पत्तियां सूखने लगे, हल्का हल्का सूखने लगे, वो स्टेज काट करके जो क्या नाम है साइलेज के लिए उस स्टेज में कटाई करके कुट्टी काट के बनाइए। उस समय जो नमी है वो निश्चित रूप से 65 से 70% होगा। दूसरा, जब साइलेज के लिए फसल काटें तो कोशिश करें कि दोपहर के बाद फसल काटें, और अगर नमी ज्यादा है तो उसको 1-2 दिन सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे कि नमी का बहुत ही, अगर साइलेज की गुणवत्ता में ध्यान रखना है तो नमी का रखना है। नमी का प्रतिशत कभी भी 65 से 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है और फूड प्रोटीन कम है, रेशा कम है, तो अगर आप उस फूल वाले दशा में काटेंगे तो निश्चित रूप से सब गुण मिलेगा, उससे बहुत गुणवत्ता युक्त आपका साइलेज तैयार होगा। इसी तरह अगर ज्वार की बात करें, ज्वार इसमें भी 50% फूल या दुग्धावस्था में आ जाए तभी। डॉक्टर सुनील जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। हाँ, हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, टीवी की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जाड़े में हम पशुओं का रखरखाव दूसरी प्रकार करते हैं, गर्मी में दूसरी प्रकार, और उसी प्रकार से खान में परिवर्तन करते, और गर्मी का पाचक कैसे बनाना है, जाड़े के पाचक से कौन सा ऐसा प्रयोग करना जो दुर्साहसिक को पशुओं के लिए हितकारी हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नंदस्वरूप मिश्रा जी आपने पूछा है, लेकिन आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवाल को शामिल करते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। फोन लाइन के जरिए उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जिस तरीके से हम पशुओं के देखभाल को कैसे मैनेज करें सर्दियों में, और साथ साथ उनके चारे को कैसे किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए सर्दियों में, कैसे रख रखाव करना चाहिए। डॉक्टर खेमचंद जी, देखिए, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है हमारे, भले गर्मी हो या सर्दी हो, जैसे मनुष्य के केस में हम लोग देखभाल करते हैं, वैसे ही पशुओं के केस में भी कभी लापरवाही मत बरतें उसके अंदर। जो तापमान है, जो बाराबंकी की बात कर रहे हैं, बहुत नीचे चला जाता है सर्दी के दिनों के अंदर, तो एक जो आवास है वो भी एक जो पशुओं की उत्पादकता को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो पशुओं के देखभाल के लिए उसमें हवा उसमें नहीं घुसे, टेम्परेचर आपका अंदर का मेंटेन रहे, थोड़ा कवर्ड आप जो है उसका जो आवास की व्यवस्था कीजिए, पूरी तरह से ढका हुआ ऊपर से, सर्द हवाएं उसके अंदर नहीं जाएं, और जिससे कि ज़्यादा लो टेम्परेचर के केस में उसकी शरीर में ज़्यादा उसका नेगेटिव असर नहीं होगा। दूसरा, सर्दी का कंट्रोल के साथ साथ जो आपको है उसका जो डाइट प्लान है, जो बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, हरा चारा, सूखा चारा, दाना और खनिज मिश्रण, इनका बैलेंस डाइट आप उसको दीजिए जी। जैसे आप बाराबंकी की बात करते हैं, आपके यहाँ सर्दियों के दिनों में बरसीम काफ़ी होती है जी, तो बरसीम दीजिए, लेकिन उसको सूखे चारे में मिला के दीजिए, अकेला बरसीम उसको मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बरसीम खिलाने से भी पशुओं का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है, उनको दस्त की समस्या उससे हो जाती है। तो उसको बैलेंस में रखिए डाइट को, आपका सूखे चारे के साथ उसको मिला के दीजिए, खनिज लवण भी साथ में दीजिए, जिससे कि उसके पोषक तत्वों की पूर्ति भी उससे होते रहे। ये सब आप ध्यान रखेंगे, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका दूध उत्पादन भी मेंटेन रहेगा, और उसको आगे जो प्रजनन क्षमता है वो भी उसकी बनी रहेगी। जी,
तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, इस प्रकार से आप सर्दियों में अपने पशुधन की देखभाल बेहतर कर सकते हैं, चारे का प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न वीडियो बनाकर अपना वीडियो हम तक पहुंचाया है, आइए देख लेते हैं उनके वीडियो को। विपिन सागर है मध्य प्रदेश से, विपिन जी का वीडियो देखते हैं। हेलो किसान, नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विपिन मध्य प्रदेश सागर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस नव वर्ष की। और आज फर्स्ट टाइम वीडियो भेज रहा हूँ इस नए वर्ष में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल मेरे दो थे। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पशुओं के लिए चारा प्रबंधन के बारे में, कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे चना और मसूर और गेहूं की फसल लगी हुई है रबी में, तो उसमें हम जो खरपतवार के रूप में सरसों आ रही है, तो हम फिलहाल में वो खिला रहे हैं अपनी पशुओं को, सरसों, जिसकी हम कुट्टी करके गेहूं के भूसे में मिलाते हैं और उसके अलावा बहुत सारा दाना भी देते हैं। तो क्या वो सही रहता है या उससे कोई नुकसान या फायदे, वो बताएं। और दूसरा सवाल ये था कि जो साइलेज बनाने की विधि है वो तो ठीक है, वो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी आप बताएं। लेकिन क्या जो खरपतवार हैं रबी की फसलों में, उनकी साइलेज कैसे बनाई जा सकती है? क्योंकि अभी 2 महीने बाद मार्च से हरे चारे की कमी देखी जाएगी, तो क्या प्रबंधन करें और साइलेज कैसे बनाएं, ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है। विपिन जी हैं सागर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका रुख करते हैं। पहला सवाल इनका ये है कि इनकी जो फसलें लगी हुई हैं उसमें सरसों खरपतवार के रूप में उग रही है, उस सरसों को ये सूखे चारे में मिलाकर दे रहे हैं अपने पशुओं को, क्या वो उचित है? दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल था उनका कि कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिसको हम साइलेज बनाने के उसमें प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, इनका जो प्रश्न है वो बहुत ही वाजिब है। एक तो ये जो खरपतवार हरे चारे को सूखे चारे में मिला करके दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और जो खरपतवार विशेष करके जो दलहनी ग्रुप की है उनमें, और एक खरपतवार हमने आपसे बताया कि जब साइलेज बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं घुलनशील शर्करा का, शुष्क पदार्थ का और क्रूड प्रोटीन का, और उसमें रेशा का। रेशा कम हो, क्रूड प्रोटीन 10 से 12% हो, क्रूड प्रोटीन मतलब कच्चा प्रोटीन, और घुलनशील शर्करा जो है 6 से 8% हो। तो इस तरह से खरपतवार के साथ जो सूखा चारा है या भूसा है उसको भी मिला करके ये साइलेज बना सकते हैं। जैसे सुबबुल के पत्ती के साथ ज्वार मिला करके हमारे संस्थान में बनाया जाता है, एक भाग सुबबुल की पत्ती और एक भाग ज्वार की पत्ती, और जिसे ज्वार की पत्ती को और ज्वार को ही 0.5% यूरिया से ट्रीटमेंट करके भी हम बना सकते हैं। और बरसीम जई को, इस समय जई बरसीम को बना सकते हैं, 2 भाग जई और 1 भाग बरसीम मिला करके बना सकते हैं। भूसा और लोबिया को दलहनी के साथ मिला करके बना सकते हैं। इसी तरह से जो सागर के किसान भाई हैं, जो खाने युक्त, ध्यान से सुनिए, जो खाने युक्त खरपतवार जिसको आप कर रहे हैं चारा है, उसमें अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसके साथ सूखी कड़वी या सूखा घास, इस तरह से मिला करके दोनों का तालमेल बना करके ये देखें कि उसमें शुष्क पदार्थ 30 से 40% हो, या नमी की मात्रा दोनों मिलाने के बाद 65 से 70% हो। तो इन दोनों के मिश्रण को छोटे छोटे टुकड़े में चॉप करके, जिस तरह से हमने बताया गड्ढे में भर के या पॉलिथीन, जैसा खेमचंद सर ने बताया कि आजकल बैग आने लगा, उसमें भर के कुल मिला करके जो छोटे छोटे कुट्टी में काटना, दबा करके भरना और वायु रहित करना। ये 3 बातों को वायु रहित करने के लिए चाहे आप प्लास्टिक का बैग लीजिए, चाहे केन लीजिए, डब्बा लीजिए, उसको सील कर दीजिए। तो ये 3 बातें करके आप निश्चित रूप से जो खरपतवार है उसको और सूखी घास या सूखा कड़वी दोनों को मिला करके नमी का प्रतिशत, क्रूड प्रोटीन का प्रतिशत और रेशा का प्रतिशत, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कुट्टी करके गड्ढे में भर के आप निसंकोच रूप से साइलेज बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी वही 30 से 45 दिन बाद उसको वायु रहित दशा में बिल्कुल अचार की तरह पकने दें। पकने के बाद जब साइलेज आप खोलें तो उसमें ध्यान रखें साइलेज का कलर सुनहरा मतलब हरा हो जाएगा या ब्राउनिश येलोइश हो जाएगा, और जब खोलेंगे तो उसमें एक सिरके जैसे बहुत ही प्यारा सा सुगंध आएगा। तो समझ लीजिए आपका चारा बहुत अच्छा, आपका जो साइलेज है बहुत अच्छा तैयार है। अच्छे साइलेज की पहचान के लिए
ये सबसे बड़ी चीज, जब उसको खोलेंगे तो बहुत बढ़िया महक आएगा और जो उसका कलर है वो येलोइश ग्रीन या ब्राउनिश ग्रीन हो जाएगा, सुनहरा पीला या हल्का कत्थई पीला हो जाएगा और एक भुरभुरापन का हरापन लिए हुए होगा। आप समझ लीजिए आपकी गुणवत्ता युक्त साइलेज तैयार है। अकेले खरपतवार का नहीं बन पाएगा, अकेले शुष्क पदार्थ का या कुट्टी का बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। अगर उस पदार्थ को बनाना है तो उसमें एडिटिव के लिए 1.5% नमक डालिए या 0.5% सीरा डालिए, सिरका डालिए या गुड़ का घोल डालिए, या ये दोनों नहीं है तो 1% यूरिया का घोल भी डाल करके आप उसको कुछ दिन तक रख करके साइलेज बना सकते हैं। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो साइलेज बनाते समय आपको ध्यान में रखनी है, आप बेहतर साइलेज उत्पादन कर पाएंगे। दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जयचंद शर्मा जी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। जयचंद जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। लौटते हैं डॉक्टर खेमचंद जी की तरफ। डॉक्टर खेमचंद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइलेज की महत्ता क्या है, हमारे देश में किसानों को कृषि स्टार्टअप के तौर भी आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। क्या साइलेज प्रोडक्शन को लेकर हम एज अ स्टार्टअप देख सकते हैं इसको? और साइलेज को अगर एज अ स्टार्टअप हम देखते हैं तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी ट्रेनिंग व्यवस्था की जा रही है या कोई ऐसा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है कि जिसके जरिए साइलेज उत्पादन को ऐसा व्यवसाय के रूप में हम स्थापित कर सकें, आगे बढ़ा सकें? देखिए, अगर हम जो आर्थिक आंकड़े देखें भारत देश के, तो उसमें जो पशुपालन से जो आमदनी है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें तो वो 30% के आसपास जो पशुपालन का योगदान आ गया है अभी, और हर साल बढ़ता जा रहा है। अब तेज़ी से जो अर्थव्यवस्था में जो पशुपालन का योगदान बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमारे जो चारे की व्यवस्था है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट विषय है। तो जैसे मैंने बताया कि चारे का जो क्षेत्रफल है वो 4 से 5% से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, जो कुल हमारा कृषि योग्य क्षेत्रफल है। अब जहाँ अच्छी नस्ल के दुधारू पशु हैं, लेकिन उन लोगों के पास कॉमर्शियल या डेयरी फार्मिंग हो रही है लेकिन ज़मीन नहीं है उनके पास में, बिल्कुल, तो कंट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में चारा फसलें लोग उगा रहे हैं। पंजाब हरियाणा की मैं बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो तेज़ी से ये व्यवसाय बढ़ रहा है कि कुछ लोग किसान ऐसे भाई हैं जो हरा चारा उगाते हैं, उधर से आपके जो डेयरी उद्योग के लोग हैं उनसे खरीदते हैं, उनका आपस में कंट्रैक्ट हो जाता है जी। अब यहाँ पर भी उनके साथ समस्या वही है कि अपने वर्ष का कुछ एरिया, कुछ समय ऐसा रहता है जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो व्यावसायिक तौर पर बहुत सारा अभी स्टार्टअप हैं, कंपनी हैं जो साइलेज बनाती हैं और वो बहुत बड़े स्केल पर बनाती हैं। जैसे मैंने कहा, एक गड्ढा विधि है, इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स भी हैं जिसको एक क्षेत्र पर, एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी स्टार्टअप इसमें है, काफ़ी सालों से सरकार इसमें प्रयास कर रही है, इसमें सब्सिडी भी देती है स्टार्टअप्स को, जिससे कि ये जो हमारा जो डेयरी उद्योग है उसके अंदर चारे की कमी नहीं आए। क्योंकि हरा चारे की कमी अगर आ गई तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि पशुओं के स्वास्थ्य पर फर्क भी पड़ेगा और दूध का उत्पादन जो है वो एकदम से अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल पशु को एक बैलेंस डाइट के रूप में हरा चारा मिलना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं पशु के वजन की, पशु का औसत वजन मान लो 400 से 500 किलोग्राम है, उसके ड्राई मैटर जो है 2% कम से कम ड्राई मैटर उसको मिलना चाहिए। मान लो 400 किलोग्राम वजन है तो उसको 8 से 10 किलो ड्राई मैटर मिलना चाहिए, जो हरा चारा, सूखा चारा, दाने, इन सब से उसको एक बैलेंस रूप में आता है। कई बार क्या होता है, ऐसी हमारे देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हरा चारा नहीं होता है, बारिश बहुत कम होती है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, तो लोग सूखा चारा खिलाते हैं। लेकिन वहाँ सूखा चारा खिलाने से पशु का पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते टाइम से वो कंसीव होगा, बच्चा पैदा करेगा, स्वस्थ बच्चा होगा, दूध उत्पादन उसका मेंटेन रहेगा। इसलिए साइलेज की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि एक एरिया से दूसरे एरिया में हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, और इसमें स्टार्टअप का बहुत बड़ा एक योगदान है। बिल्कुल। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं श्रवण कुमार, भरतपुर राजस्थान से हैं। श्रवण कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है जी कि हमारे पास बफेलो बुल है एक जी, जिसकी स्किन क्या है, थोड़ी क्रैक हो गई है जी, तो उसके लिए कोई स्किन संबंधी कोई मेडिसिन हो जिससे मतलब सही होता है जी, बॉडी अच्छे से मेंटेन हो जाए, तो शरीर ताकत, ऐसी कोई दवा है? जी श्रवण कुमार जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवाल को शामिल करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान।
डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक थे एक, उन्होंने सवाल किया था भरतपुर राजस्थान से श्रवण कुमार जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका रुख करता हूं और इनका सवाल लेते हैं। इनके पास एक बफेलो बुल है, उसके शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं उनको आ रही है। उन समस्याओं को हम बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि उनका जो बफेलो बुल है वो स्वस्थ रहे, बेहतर उत्पादन उनको दे सके और बेहतर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उसको कोई रोग है जी, तो हम उनको सलाह देंगे कि किसी पशु चिकित्सक को दिखा दे। लेकिन एक हमारा खुद का अनुभव है और हमारा एक छोटा सा नारा भी है, उत्तम चारा स्वस्थ पशु। अगर आप उसको अच्छा, मुझे लग रहा है कि बुल है और उसको अच्छे से मतलब राशन पानी दे नहीं रहे हैं, तो उससे उसकी समस्या हो सकती है। इसलिए उसके, जैसा खेमचंद जी ने कहा है कि उसके वजन का 2 से 3% शुष्क भार एक इकाई है। शुष्क भार को लेते हुए हम हरा चारा, सूखा चारा और दाना, इन तीनों को मिश्रण से उसको अगर भरपूर आहार दें। एक छोटा सा उदाहरण हम किसान भाई को समझाना चाहेंगे कि चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, चलेगी पेट्रोल या डीजल से, तो उनका जो भी बुल है या जो भी पशु है, अगर उसको पेट्रोल या डीजल के रूप में संतुलित आहार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आहार अगर स्वस्थ है तो पशु निश्चित स्वस्थ होगा। इसके बावजूद अगर कोई रोग संबंधी बात हो, तो चूंकि हम लोग रोग विज्ञान के डॉक्टर नहीं है, पशु डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम सलाह देंगे उनको कि वो किसी पशु विज्ञान के डॉक्टर को दिखाएं। जी, महत्वपूर्ण समाधान आपने बताया कि अपने नज़दीकी किसी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अपने पशु को दिखाएं, उसी के अनुरूप वो समाधान बता सकते हैं। फिलहाल दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवराज हैं यमुनानगर हरियाणा से, आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शिवराज जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है जी कि जब हम अचार बनाएंगे तो उसमें कोई मसाला वगैरह डाल सकते हैं कुछ? जी शिवराज जी, आपके सवाल को शामिल कर रहे हो। सुनील कुमार जी ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम साइलेज बनाएं तो उसमें क्या कोई मसाला वसाला डालना होता है? अरे नहीं, देखिए कोई मसाला नहीं डालना होता है जी। हाँ, अगर मैंने जो साइलेज अचार है जिसके 3-4 सिद्धांत मैंने बता दिए जी, अगर उसमें शुष्क पदार्थ ज्यादा है तो आप 1% गुड़ का घोल या 0.5% गुड़ का घोल डाल करके बना सकते हैं, या 0.5% नमक का घोल डाल सकते हैं, या 1% यूरिया। उससे क्या है, डालने के बाद जो जब टाइट करेंगे तो किण्वन की जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर चारे में नमी ज्यादा है और आपने नमी 60-70% से ज्यादा है और पैक कर दिया, तो जो उसका जो पोषक तत्व है वो जो है डाउन हो जाएगा, पोषक तत्व नीचे लीच कर जाएगा, वो पोषक तत्व उतना नहीं रहेगा। इसलिए जो किसान भाई ने बात किया है कि उसमें जो भी हो उसमें आप एडिटिव मिला सकते हैं, तब मिला सकते हैं जब घुलनशील शर्करा कम है, तो उसको पूरा करने के लिए 1% गुड़ का घोल मिला सकते हैं आप। वो भी एक लेयर में मिला करके फिर दूसरे लेयर पे गुड़ का घोल डालिए। कहने का मतलब है पूरे जो कुट्टी में बराबर की मात्रा में गुड़ का घोल मिल जाए, या नमक का घोल 0.5% वो पूरे कुट्टी में बराबर मात्रा एक लेयर मिला के छिड़काव करके मिला दीजिए, फिर दूसरा लेयर मिलाइए। इस तरह से जिसको एडिटिव कहते हैं, मतलब साइलेज बनाने के लिए, गुणवत्ता सुधारने के लिए एडिटिव टर्म होता है, तो इसको मिला करके आप फिर साइलेज के गड्ढे में भर करके हवा रहित कंडीशन में ढक करके तैयार करके आप उसका साइलेज बना सकते हैं। जी, अगर आपको पर्याप्त मात्रा में घुलनशील शर्करा है
और पर्याप्त मात्रा में मतलब क्रूड प्रोटीन और कम रेशा है, तो उसमें किसी चीज की मिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप टेस्ट थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं जी, तो थोड़ा बहुत 1%, आधा % गुड़ का घोल डाल देंगे तो उसको किण्वन में सपोर्ट करेगा और ये चाय आपका जो साइलेज है 3-4 दिन 5 दिन पहले तैयार हो जाएगा। इसके अलावा किसी तरह का मिर्च मसाला मिलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी मसाले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं साइलेज बनाते हुए। जो सिद्धांत आपने बताया उसके अनुसार ही इन सिद्धांतों को अपनाकर आप साइलेज बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। एक दर्शक हैं शिवराज तिवारी, विदिशा मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी हरी चाय के लिए साइलेज बनाने के लिए। शिवराज जी, आपके सवाल को समझ नहीं पा रहे, कृपया दोबारा दोहराइए। हरा चारा साइलेज बनाने के लिए जी कोई छोटी मशीन सस्ती उपलब्ध हो सकती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी, डॉक्टर खेमचंद जी, क्या मशीन उपलब्ध है, छोटी मशीन कोई उपलब्ध कराई जा सकती है? और सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन से स्कीम्स, कोई योजनाएं ऐसी हैं जिसके जरिए ये मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कस्टमाइजिंग सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं साइलेज बनाने के लिए, कोई ऐसी मशीन्स हैं? देखिए, जैसे कि डॉक्टर सुनील कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर से आपको समझाया कि हरा चारा से जब आप साइलेज बना रहे हैं तो उसको छोटे छोटे कुतर में आपको 1-2 सेंटीमीटर की कुतर काटनी है आपको। उसके लिए जो भी आप देखिए चारा काटने की मशीनें आपके पास में हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे को ध्यान है, मध्य प्रदेश में मैंने भी काफ़ी काम किया है। पहले थोड़ा मशीन का अभाव था, लेकिन राज्य सरकार ने काफ़ी सब्सिडी दी और अब तो हर गांव में चारा काटने की मशीनें उपलब्ध हैं। तो आप थोड़ा छोटी कुतर काटिए उससे 1-2 सेंटीमीटर की, जिससे कि जब आप गड्ढे में या बैग में उसको भरेंगे तो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, उसके बीच में हवा नहीं बचे कोई भी। अगर ज़्यादा मोटा कुतर हम काटेंगे तो जब फिलिंग करेंगे गड्ढे या बैग में तो उसमें गैप रह जाएगा और उसमें हवा अगर घुस गई, ढंग से उसको नहीं हम प्रेस कर पाए तो वो साइलेज हमारा ख़राब हो जाएगा। तो मशीनें कोई विशेष नहीं है, आपको चारा काटने की मशीनें चाहिए, छोटी कुतर आप काटनी है, आपको उसके अंदर ढंग से प्रेस करना है, हवा कम से कम उसमें रहे, एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं हम उसके अंदर, ज़्यादा ढंग से प्रेस करके बाद में ढंग से उसको पॉलीथीन कवर करके और मिट्टी से दबा देना है कहीं से भी, जिससे उसके अंदर हवा नहीं घुसे। और बैग है तो पॉलीथीन बैग को भी ढंग से प्रेस करना है, हवा उसके अंदर नहीं घुसनी चाहिए। आपका अच्छी क्वालिटी का चारा 45 से 50 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और डॉक्टर सुनील कुमार जी ने बताया, अगर गुड़ 1% का घोल मिला देते हैं तो थोड़ा जल्दी उसमें फर्मेंटेशन होगा और उसका स्वादिष्ट चारा बनेगा। तो मेरे विचार से जो भी आपके पास उपलब्ध चारा काटने की मशीनें हैं वो सफिशिएंट है, आपको अलग से किसी मशीन की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत व्यावसायिक स्तर पर अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी मशीनें मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से किसान भाइयों को अलग से किसी स्पेशल मशीन की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। जी, तो इसके लिए मशीन की आवश्यकता नहीं। फिलहाल एक दर्शक है, उन्होंने अपना वीडियो प्रश्न हमें भेजा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। विजय राम है फरीदाबाद से, आइए देखते हैं क्या सवाल भेजा है। मैं पनेरापुर से विजय राम बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पशुओं को सर्दियों में चारा खिलाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उनकी देखभाल के लिए, और साइलेज जो अचार बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी, इन्होंने 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछे हैं। पहला सवाल डॉक्टर खेमचंद जी आपसे लेते हैं, फिर सुनील कुमार जी का रुख करेंगे। इन्होंने पूछा कि साइलेज बना तो लें, लेकिन उसको खिलाएं कैसे? हर पशु को अलग अलग तरीके से देना होगा, हर पशु का अलग अलग डिमांड होगा, और सर्दियों के मौसम में हर पशु की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो इसके सारे तौर तरीकों को, इनके तौर सिद्धांतों को कैसे समझा जाए? देखिए, जो हमारे पशुपालन की बात करते हैं, एक हमारे दूध देने वाले जानवर हैं, एक हमारे वो जानवर हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं, जिनको हम ड्राई एनिमल्स बोलते हैं। तो दोनों केस में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो दूध देने वाला जानवर जो होता है उसको ज़्यादा ऊर्जा प्रोटीन चाहिए, जिससे कि जो दूध पैदा करने के लिए उसको अंदर शरीर में ताकत चाहिए उसको बराबर मिलती रहे। जी, वो किसी भी मौसम में, सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, आपको बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। अब बात है साइलेज कैसे खिलाया जाए। जैसे हम हरा चारा खिलाते हैं, क्योंकि हरा चारा हमारे पास में जिन परिस्थितियों में नहीं है तो हम उसको साइलेज से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे आप हरा चारा खिला रहे हैं वैसे आपको साइलेज खिलाना है। जैसे आपको सूखा चारा है उसमें इसके मिला के खिलाना है, साथ में आपको दाना भी उसमें मिलाना है। दूध देने वाला जानवर है ये ठीक है, जो हमारे ड्राई एनिमल्स हैं जो दूध नहीं दे रहे उनको हम कई बार दाना या वो कम कर देते हैं, क्योंकि उसको इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसको भी बैलेंस डाइट की एक आवश्यकता होती है। तो मेरा आंसर यही है इसके अंदर कि आप बैलेंस एक डाइट का ध्यान रखें, जिसमें जैसे हरा चारा आप खिलाते हैं उसी तरह से साइलेज का रेशो मेंटेन कीजिए सूखे चारे के साथ में। क्योंकि अकेला सूखा चारा खिलाएंगे
उसे वो पेट तो उसका भर जाएगा, लेकिन उसको पोषक तत्व जानवर को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक बात मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा खनिज लवणों की। जैसे एक किसान भाई का प्रश्न था, बफेलो बुल के बारे में पूछा गया, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसान में भी वही दिक्कत आती है, अगर आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन आपका नहीं है तो शरीर में कई तरह के स्किन इशू हो जाते हैं। तो आपका खनिज लवण कम से कम 50 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 50 ग्राम आप नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन के विशेषज्ञ होते हैं या डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। प्रति पशु 50 ग्राम खनिज लवण आप देंगे तो उससे काफ़ी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत एक पशु पूरा कर लेता है। तो उसको किसी भी एक सर्दी का जाड़े का मौसम की विपरीत परिस्थिति है, सामान्य मौसम नहीं होता, टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, तो उस टेम्परेचर को भी जानवर झेल लेगा और उसकी जो दूध उत्पादन की क्षमता है वो भी कम नहीं होगी। तो इनका खास आप ध्यान रखें जी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हमारे जो हरा चारा जो है बिल्कुल खाना नहीं होता, इसका क्या कारण है? राकेश जी, तकनीकी समस्या की वजह से आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया दोहराइए या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सवाल आप। जी जैसे कि हरा चारा जो है खाना नहीं होता है और फिर चारा खाने की समस्या आ जाती है हमारा चारा। जी राकेश जी, जितना सवाल आपके सवाल को हम जितना समझ पाए वो सवाल हम शामिल करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे दर्शक हैं राकेश जी। इनका सवाल है कि जो पशु हरा चारा नहीं खाते उनके लिए कैसे चारा बनाया जाए और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाए। देखिए, पशु हरा चारा नहीं खाता है ये तो नहीं हो सकता है, और ये है कि पशु को हरा चारा अगर खिलाना है तो आप पूरा अगर हरा चारा खिलाए, जैसे कि शुरू से ही हम लोग बात कर रहे हैं संतुलित आहार का, तो हरा चारा, सूखा चारा और दाना तीनों मिलाकर खिलाएंगे तो पशु खाएगा। अगर इसको लगातार एक ही तरह का चारा देते रहेंगे, हरा चारा और सूखा चारा नहीं देंगे, तीनों मिलाकर के देना है। और दूसरा जो आप अभी प्रश्न पूछे थे इसके पहले कि साइलेज जो है वो साइलेज एक पूरक के रूप में हम पशुधन को दें, हरा चारा दें, थोड़ा साइलेज दें और दाना दें। इसी तरह से आप अगर हरा चारा की बोल रहे हैं, पशु हरा चारा नहीं खाता है, तो हरा चारा नहीं खाता है तो आप उसके सामने पूरा हरा चारा मुझे लगता है साबुत रूप में रख देते हैं। अगर उसी हरे चारे को थोड़ा छोटा कुट्टी चारा काटने की जो मशीन है उस मशीन में कुट्टी काट करके भूसे के साथ या सूखे चारे के साथ दें तो पशु निश्चित खाएगा। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न से मुझे ये दिखता है कि आप हरे चारे को खेत से काट करके सीधे पशु के मुंह के सामने रख देते हैं तो पशु नहीं खाएगा। उसको कुट्टी काट करके दें, भूसे में या सूखे चारे में खली चूनी के साथ मिला करके दें, निश्चित रूप से बड़े शौक से और बड़े चाव से खाएगा। उसका उत्पादन और उसका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बढ़िया मिलेगा। आप देने की प्रक्रिया में थोड़ा सा सुधार करें। जी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अगर अपनाएंगे तो आपका पशु बेहतर तरीके से चारा लेगा और आपको उत्पादन भी बेहतर देगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर खेमचंद जी, आपका रुख करते हैं। डॉक्टर खेमचंद जी, इस पूरे चर्चा के दौरान आपने कई बार जिक्र किया खेती के क्षेत्रफल को लेकर। ये भी हम देख रहे हैं कि खेती के जो क्षेत्रफल हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई ऐसी भूमि है जहाँ पर खेती योग्य भूमि नहीं है। उन क्षेत्र में हम क्या, अगर हम हरे चारे की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्या उसका बेहतर समाधान हो सकता है? देखिए, हमारे देश का काफ़ी ऐसा क्षेत्रफल है जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती है, जो गोचर ज़मीन हम बोलते हैं। लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है पिछले 30 से 40 साल के अगर आंकड़े उठा के देखें तो वो चरागाह की ज़मीनें हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार का ध्यान बहुत कम गया है जी, जिसकी वजह से जो परंपरागत रूप से वहाँ घासें होती थी जो पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, और उसका उनकी जगह पर ऐसे जंगली खरपतवार आ रहे हैं जो हमारे पशुओं के काम के नहीं हैं। तो भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ने काफ़ी अच्छा उसमें काम किया है, काफ़ी मॉडल डेवलप किए हैं जी। जैसे आपका सेवन घास है, दामन घास है, और भी काफ़ी ऐसी घासें हैं अवेलेबल, घासों का बीज अवेलेबल है। उनको अगर वहाँ सुधार करके इन ज़मीनों में, जो मुख्य समस्या है राजस्थान गुजरात की बात करें तो प्रोसोबिस जूलीफ्लोरा करके एक नॉक्सियस वीड कह सकें या एक प्लांट टाइप है जो पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जी, उसको उखाड़ के, और इस घास जो बीज हैं इनको अच्छा उसको खेत की जुताई करके अगर इनको बीज को वहाँ छिड़का जाए तो हमने काफ़ी जगह इसका प्रयोग किया है, सफलता हमें मिली है उसके अंदर। तो जो गोचर ज़मीन में से भी काफ़ी अच्छी घास उत्पादन की जा सकती है बारिश के मौसम में जी। और फिर उन जो घास होती है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने, फिर अक्टूबर, नवंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा घास उत्पादन होता है तो आसपास के जो काश्तकार लोग होते हैं जिनके पास बहुत पशु हैं वो काट के उन घास का भी संरक्षण करते हैं जिस सर्दियों में उस घास को पशुओं को खिलाया जाए। तो जिनके पास में खेत नहीं है या खेत में चारा उगाने के लिए ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल नहीं है जी, तो वो लोग जहाँ पर गोचर ज़मीन काफ़ी है, सरकार और एक सामूहिक प्रयास ग्राम पंचायत मिल के एक काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, काफ़ी उससे एक हरा चारा या हरी घास हम ले सकते हैं जिससे कि आसपास के जो जानवर हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी जी, और जो हमारा खर्चा जो सूखे घास या सूखे चारा पर आता है वो भी कम हो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो लागत है और वो भी भूमि का इसमें सही कम तरीके से उपयोग भी हो होगी। सके, भूमि का सही तरीके से इसका उपयोग भी हो सके जी। तो इस प्रकार से भी आप, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि में आप खेती नहीं कर रहे हैं और खेती योग्य बची हुई है तो आप इसका इस्तेमाल तरह से कर सकते हैं। दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिलबाग सिंह हैं, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। दिलबाग जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। चलिए, लगता संपर्क टूट गया है। एक दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न वीडियो अपना भेजा है हम तक, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज कुमार जी हैं फरीदाबाद से, आइए देख लेते हैं उनका। पूछे हैं जी। एक तो जो साइलेज है वो 30 से 45 दिन में, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप फसल किस दशा में काटे हैं, उसमें कितना नमी का प्रतिशत है जी। तो 30 से 45 दिन में गड्ढे में भर के दबा के रखने में तैयार हो जाता है। 30 से 45 दिन, 1 से 1.5 घंटे, 1.5 महीने। अब दूसरी बात आती है कि जब आप साइलेज को खोलें तो जितना हम ये बोलते हैं कि अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, जी, कहने का मतलब 1 क्यूबिक। जी, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से डॉक्टर सुनील कुमार जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। सुनील कुमार जी, आपने कीमती समय साझा किया और आपने महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए हैं। गड्ढा है जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, तो उसमें आप 3.5 से 4 कुंटल जी। सुनील कुमार जी, तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। आपका समय साझा करने के लिए, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपका रुख करता हूं और ये सवाल जो मैंने किया इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी बताने का प्रयास कर रहे थे। इसमें 1 बाई 1 घन मीटर बोलते हैं, उसे 400 से 500 किलोग्राम जो है वो आप साइलेज उसमें तैयार कर सकते हैं। जो एक किसान भाई का क्वेश्चन था जाड़ों में भैंसों के प्रबंधन के बारे में, और एक क्वेश्चन आप इस विषय जुड़े हुए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800520717 ये नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव, सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं आप, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है।
डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके आप सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इन जानकारियों का विस्तार अन्य किसानों तक हो, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल ज़रूर तरीके से करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप फिर से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।